हेलो फ्रेंड्स, मैं एल.आर. कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आर.एस.सी. इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन MR 201 के टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन में सब टॉपिक मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन या सिस्टम ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स सिस्टम्स काम में लिए जाते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि पहले अपन डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर जो है वो कम करना और उसके आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम करना और उसको बनाए रखना। यानी कि जो रेफ्रिजरेशन है वो क्या है, आपकी बताया था मैंने आपको पहले भी कि किसी स्पेस का वह साइंस है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर स्पेस का टेम्परेचर जो है आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम किया जाता है और उसको उस टेम्परेचर पर मेंटेन किया जाता है, तो दैट इज़ नोन एज रेफ्रिजरेशन। ये अपन ने पढ़ लिया था। इसकी एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी थी, रेफ्रिजरेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है इन द वर्ल्ड, पूरे अपनी सोसाइटी में क्या क्या अपन इसको कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। आज अपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे की बात है। कौन कौन से रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स जो हैं काम में लेते हैं, इसमें जो है ना मोस्ट जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स हैं उनको मैंने बताया है। आइस रेफ्रिजरेशन है जो सबसे पुराना है, इवैपोरेटिव रेफ्रिजरेशन है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कंप्रेस्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो ये और वोल्टेज ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ये सारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ना अपन डे बाय डे जो है काम में लेते हैं। मोस्टली जो है आजकल जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम ज़्यादा काम में लिया जाता है। बाकी और इन सभी के बारे में अपन शॉर्ट में यानी कि आपका शॉर्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्टरी टाइप स्टडी करेंगे कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करते हैं और होते क्या हैं, आइस रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, ऑपरेटिव रेफ्रिजरेशन कैसे डिटेल में अपन जैसे अपन आगे जो है उनके कंप्लीट एक एक चैप्टर होंगे उनके वहाँ पर अपन इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अपन पहले इनके बारे में थोड़ा सा सोर्स से इनकी वर्किंग किस तरह से काम करता है ये अपन डायग्राम के माध्यम से पहले मालूम करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। आइस रेफ्रिजरेशन क्या है कि पुराने ज़माने से ही अपन आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम में लेते हैं। आइस को जो है रेफ्रिजरेशन के लिए काम में लिया जाता है। आइस को आप इकट्ठा करके स्टोर करके रख देते हो, उसके आसपास में जो एयर आएगी उससे वो हीट एब्जॉर्ब करेगा और लेटेंट हीट के रूप में एक दो तरह की हीट होती है यहाँ पर, एक देखो लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए परिवर्तन होता है, तो जो आवश्यक ऊष्मा होती है या जो ऊष्मा निकाली जाती है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे उसको हिंदी में कहेंगे गुप्त ऊष्मा। जैसे आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस होता है, आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसी आइस को अपन इतनी हीट दें कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट हो जाए। यानी उसका टेम्परेचर अपन ने चेंज नहीं किया है, केवल उसकी फेज चेंज की है। तो फेज चेंज करने के लिए उसी टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज करने के लिए आवश्यक ऊष्मा या निकाली गई ऊष्मा वो लेटेंट हीट कहलाती है। तो यहाँ पर जो है आपकी लेटेंट हीट कहलाती है। और सेंसिबल हीट जो है, सेंसिबल हीट में क्या होता है कि उसमें जो है ना आपका टेम्परेचर सेंस होता है, हीट सेंस होती है। कोई हीट दी जाती है या ली जाती है, यदि दी जा रही है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यदि वहाँ से यदि निकाली जा रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये दोनों ही अपन क्या कर सकते हैं, उसमें सेंस कर सकते हैं, अपने अनुभव कर सकते हैं कि इसमें हीट दी गई है या ली गई है। वो टेम्परेचर की साइज टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जो स्टेट है, जो अवस्था है उसकी वही रहेगी। पदार्थ की अवस्था जैसे लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, वेपर है तो वेपर ही रहेगा और सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा। तो वो आपकी सेंसिबल हीट कहलाती है, यानी उसमें स्टेट चेंज नहीं होती है। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में, तो आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो
उसमें अपन जो मोस्टली काम लेते हैं आइस काम लेते हैं। इसमें देखिए ऊपर एक आइस बॉक्स लगा हुआ है, आइस एंड वाटर जो नीचे लिखा हुआ ब्लैक ब्लैक जो बना हुआ है एकदम ब्लैक, दैट इज़ द आइस एंड वाटर बॉक्स है। इसमें से जो है आपकी कोल्ड एयर जो है ना वो उसके कांटेक्ट में आकर के नीचे आएगी, यानी हॉट एयर इसके कांटेक्ट में आएगी, ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद में नीचे की तरफ, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो नीचे की तरफ फ्लो होती है और फिर वापस गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये आपका आइस रेफ्रिजरेशन हो गया। आइस रेफ्रिजरेशन आप और कई चीज़ काम में ले सकते हो। आप डे बाई डे के अंदर जैसे आपने देखा है जो आपका कुल्फ़ी बनाने वाला होता है वो आपका बर्फ़ को आइस को तोड़ करके टुकड़े करके उसमें आपका थोड़ा साल्ट डाल देता है, नमक डालता है और उसको फिर काम में लेता है। तो दैट इज़ आल्सो ए आइस रेफ्रिजरेशन मेथड। तो आइस रेफ्रिजरेशन और जो अपन जैसे गांव में जो पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जैसे बड़े प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर जो कोल्ड वाटर की उपलब्धता होती है उसमें क्या होता है पूरा का पूरा आइस जो है ना आपका वाटर में डाल देता है, आइस मेल्ट होता रहता है, उसका टेम्परेचर अपना कम मिलता है, यानी कि मेंटेन रहता है, कम ही प्राप्त होता रहता है। दिस इज़ द आइस रेफ्रिजरेशन। आइस रेफ्रिजरेशन में पर्टिकुलर एक बॉक्स में आपका आइस रख दिया जाता है या डायरेक्ट रख दिया जाता है। आइस आपका लेटेंट हीट उसके अंदर हीट लेगा, हीट लेकर के लेटेंट हीट के रूप में हीट को लेकर के वाटर में कन्वर्ट होता रहता है। तो दैट इज़ द आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वाटर का भी टेम्परेचर आपका कम होता है लेकिन धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है। दूसरा आइस उसमें जैसे आपका आइस पूरा मेल्ट हो गया, वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, उसको अपन नए आइस या वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज़ द आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। नाउ वी विल डिस्कस इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन में होता क्या है, देखो इसमें भी आपकी लेटेंट हीट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो आइस रेफ्रिजरेशन था उसमें सॉलिड था आइस, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये हम इवापोरेटिव सिस्टम की बात करेंगे, इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो इसमें भी लेटेंट हीट का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये है कि जो आपका लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा और जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के रूप में हीट एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। आपने देखा होगा गर्मियों में पुराने ज़माने से पहले जो वाटर जो है ठंडा किया जाता वो सीधा सीधा पानी का मटका मिट्टी का जो मटका होता था और अभी भी आजकल भी उसी में रखते हैं, उसमें पानी भर दिया जाता है और वो आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, जबकि उसमें ऐसी कोई मशीन लगी हुई नहीं होती है। उसका पीछे होता है कि उसमें जो है ना पोरस जो है ना बारीक बारीक हॉल्स होते हैं, पोरस हॉल्स होते हैं जिनसे वाटर थोड़ा थोड़ा रिस के बाहर आता रहता है और वो जो उसकी एयर उसके कांटेक्ट में आती है बाहर की एयर, उसके द्वारा वो क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। जब इवापोरेट होगा तो वो जो है लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेटेंट हीट जो है ना उसको हीट चाहिएगी इवापोरेट होने के लिए, और वो हीट उसको कुछ मात्रा में एयर से मिलेगी और कुछ मात्रा में जो वाटर स्टोर्ड है मटके में उसमें से लेगा। तो दोनों से हीट लेगा तो वाटर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा और एक साम्य अवस्था आ जाएगी। उसके बाद में जो है आपकी चूँकि वो कंटिन्यूसली गेन भी करता रहता है एटमॉस्फेयर से हीट, इसलिए साम्य अवस्था के बाद में उसका टेम्परेचर डाउन होना बंद हो जाएगा। लेकिन वो जो टेम्परेचर प्राप्त होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से अपने को कम प्राप्त होगा और अपन उसको लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं, इसलिए वो भी आपका एक रेफ्रिजरेशन का मेथड है। यहाँ पर जो मैंने दिखाया है आपको डायग्राम दिखाया है इसमें भी यही है कि नीचे वाटर भरा हुआ है, एयर जो है एक साइड से एयर आएगी और इस वाटर सरफेस के ऊपर से आपकी फ्लो होगी, तो ऊपर का सरफेस का वाटर जो है आपका इवापोरेट होगा, इवापोरेट होगा तो एयर भी ठंडी होगी क्योंकि कुछ हीट एयर से लेगी, इवापोरेशन के कारण कुछ हीट एयर से लेंगे और कुछ हीट वाटर से लेंगे, तो वाटर भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और एयर भी ठंडी हो जाएगी और उस एयर को अपन जो है ना कूलिंग पर्पज़ के लिए काम में ले सकते हैं और जो वाटर है उसको भी आप रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। आपका जो डेजर्ट कूलर है आपने देखा है उसमें भी आप हाथ डाल के देख सकते हो कि जब वो कंटिन्यू चलाते हैं अपन गर्मियों में तो उसके जो पानी का टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब कि आपका WBT से थोड़ा सा ऊपर रहता है हालांकि, लेकिन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बहुत कम होता है। हाथ लगा के देखते हैं एकदम आपका ठंडा ठंडा मिलता है और बहुत लंबे समय जब तक वो चलता रहता है। उसमें इवापोरेशन प्रोसेस होता है और इवापोरेशन के कारण से ही रेफ्रिजरेशन होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम मिलता है। तो दिस इज़ द इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन। इवापोरेशन जो है हर टेम्परेचर पे जो वाटर का होता रहता है। अपन ये सोचेंगे भाई जो है ना 50 डिग्री या 100 डिग्री पे वेपर बनेगी,
100 डिग्री पे स्टीम बनती है, 100 डिग्री से कम पे वेपर कंटिन्यूसली बनती रहती है। जैसा कि आप देखिए, यदि 10 डिग्री टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का और अपन वहाँ कपड़े सुखाते हैं बाहर, तो वो भी सूख जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो उसमें वाटर था वो वेपर बन के एयर में चला गया है। तो इसका मतलब एवापोरेशन जो है ना, एवरी टेम्परेचर पे, यानी कि 100 डिग्री से कम पे भी, 0 डिग्री से ऊपर वाले टेम्परेचर में एवापोरेशन कंटिन्यूसली होता रहता है। और इसके कारण से अपने को रेफ्रिजरेशन प्राप्त होता है, यानी कि जो आपका वाटर जो बचा या आसपास की जो एयर है उसका टेम्परेचर इवापोरेशन के कारण से कम हो जाता है टेम्परेचर। तो दिस इज द इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन, जिसको भी अपन कई जगह काम में लेते हैं। अब अभी मैंने बताया जो मेथड है आपका, सबसे बड़ा मिट्टी का जो मटका होता है वो होता है। इसके अलावा आपकी और डेजर्ट कूलर आपने देखा है कई बार, जो है ना अलग तरह से इसको वाटर को अपन ठंडा करते हैं, कूलिंग टावर में आपको वाटर को ठंडा करते हैं। बहुत सारे, सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन। नाउ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर दिखा रखा है कि जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और जो काम में, जो अपने यहाँ पर रेफ्रिजरेशन के लिए काम में लिया जाता है, उसमें 4 कंपोनेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। एक कंप्रेसर होता है, एक आपका कंडेंसर होता है जिसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, और एक आपकी एक्सपेंशन डिवाइस होती है जिसको एक्सपांडर बोलते हैं, और एक रेफ्रिजरेटर जिसको अपन बोलते हैं इवापोरेटर। तो इवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करती है कम टेम्परेचर की एयर, जो है इसमें एयर फ्लो होती है। एयर को कंप्रेसर में जो है ना कंप्रेस किया जाता है, उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर में उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ाया जाता है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर की एयर जो है वो आपकी हीट एक्सचेंजर में, जिसको कि कंडेंसर कहते हैं, वहाँ पर डिलीवर की जाती है। हीट वहाँ से जो है हाई प्रेशर की जो एयर है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, यानी कि उसमें से हीट लिबरेट होती है एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है। यहाँ से फिर वो जो एयर जो होती है आपकी, कंप्रेस एयर जो होती है, वो किसी एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा एक्सपांड करवाई जाती है। जब अचानक इसको एक्सपांड करवाते हैं तो उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कम होते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कम होते हैं। अब वो जो कम टेम्परेचर की एयर है वो कूलिंग के लिए या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए काम में ले सकते हैं। अगेन वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, देन उसको कंप्रेसर में भेजेंगे, कंप्रेसर में टेम्परेचर एंड प्रेशर फिर बढ़ेंगे, और फिर आपका हीट एक्सचेंजर या कंडेंसर में जाएगी, वहाँ पर हीट ड्रॉप करेगी एटमॉस्फेयर में एयर जो है, और वापस आपकी एक्सपांडर से होते हुए इवापोरेटर में आ जाएगी। तो दिस इज़ द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको अपन डिटेल से बाद में कंप्लीट एक चैप्टर है कैसे काम करता है। इसके मेन कंपोनेंट मैंने बताया आपके 4 होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड इवापोरेटर। यहाँ पर इनको कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर नाम दिया जो कंडेंसर का ही काम करता है, देन एक्सपेंडर, ये एक्सपेंशन डिवाइस है, देन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर लाइक ए इवापोरेटर, जहाँ पर की हीट को एब्जॉर्ब करके एक पर्टिकुलर स्पेस को ठंडा किया जाता है, दैट इज़ द रेफ्रिजरेटर या इवापोरेटर कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपका सेम एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर जो फ़र्क है वो आपका है, जो इसमें जो सब्सटेंस फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली चारों तरफ फ्लो हो रहा है, उसमें एयर थी, उसमें जो थी वो एयर थी, कंप्रेसर से कंडेंसर में जा रही थी, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन डिवाइस से आपकी इवापोरेटर में आ रही है, इवापोरेटर से हीट लेकर के कंप्रेसर में जा रही थी। यहाँ पर जो है ना अलग अपन सब्सटेंस काम में लेते हैं जिसको अपन रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इसमें जो फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, जो आपका पदार्थ फ्लो हो रहा है उसको अपन रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो काम में लेते हैं वो आपका अलग अलग रेफ्रिजरेंट होते हैं, और उसकी स्टेट चेंज होती है, यानी लिक्विड स्टेट होती है। यहाँ से लिक्विड स्टेट में वो हीट एब्जॉर्ब करता है, ये वेपर बनती है, लेटेंट हीट के रूप में हीट एब्जॉर्ब करता है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, और वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होकर के कंप्रेसर में जाता है। ये देखिए आपका, दिस इज़ रेफ्रिजरेटर जिसको इवापोरेटर कहते हैं। रेफ्रिजरेटर में आपकी लिक्विड फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट रहता है, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होकर के उसका अभी भी टेम्परेचर एंड प्रेशर लो है, लो टेम्परेचर एंड प्रेशर की वेपर जो है रेफ्रिजरेंट वेपर वो कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर से इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होकर के इसको कंडेंसर में भेजते हैं। ये कंडेंसर है जहाँ पर कि अगेन ये हीट को जो है ना एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जिसके कारण से जो वेपर रेफ्रिजरेंट था हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर का, वो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें उसका टेम्परेचर आपका कम हो जाता है, कुछ हीट एब्जॉर्ब रिजेक्ट कर देता है, इस रिसीवर में आ जाता है, रिसीवर में इकट्ठा होता जाता है,
देन अगेन फिर आपका थ्रोटल वाल एक्सपेंशन डिवाइस होती है, एक्सपेंशन डिवाइस लगी होती है। एक्सपेंशन डिवाइस के द्वारा इसको वापस क्या किया जाता है, एक्सपांड किया जाता है, थ्रोटल किया जाता है, जिसके कारण से उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही कम हो जाते हैं और वो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में होते हैं उस समय। मतलब कम अब जो अपने काम में आएगा वो लिक्विड फॉर्म में ही काम आती है, वो आपकी लिक्विड फॉर्म कहाँ जाएगी, रेफ्रिजरेटर में जाएगी, जहाँ पर अगेन हीट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट होगा, कंप्रेसर में जाएगा। इस तरह से ये आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जिसकी वर्किंग अपन डिटेल से जो है ना आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। डिटेल से पूरा चैप्टर है जो कि अपन उसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। नाउ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है ना वेपर कंप्रेशन सिस्टम की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है ये होता है कि इसमें कंप्रेसर जो है इसको हटा दिया जाता है। कंप्रेसर में चूँकि बहुत ज़्यादा आपकी हाई ग्रेड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कंप्रेसर जो चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो उसको रिप्लेस किया गया है यहाँ पर। देखिए इसमें भी वही सिस्टम है, ये ऑपरेटर है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है। ये तीन तो आपके जो इस साइड में लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है आपकी राइट हैंड साइड में जो लगे हुए हैं, देखिए कंडेंसर लगा हुआ है, एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है एंड ये ऑपरेटर लगा हुआ है। ये तीनों आपके सेम वही हैं, लेकिन एक इसको कंप्रेसर को जो है इससे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें रिप्लेस करने के लिए एक एब्जॉर्बर लगाते हैं, कूलिंग कोयल लगी होती है एंड जनरेटर लगा होता है एंड हीटिंग डिवाइस लगी होती है। हीटिंग डिवाइस आपकी कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हीटर हो सकता है आपका, ऑयल से आप हीट कर सकते हो, लो ग्रेड लकड़ी से भी आप इसको गर्म कर सकते हो। तो ये जो है लो ग्रेड एनर्जी से भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम चल सकता है। तो ये इसकी खास बातें हैं। इसमें जो है ये जो पूरा राइट हैंड साइड में जो पूरा डायग्राम दे रखा है वो केवल और केवल कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए दिया गया है, और इस साइड लेफ्ट हैंड जो राइट हैंड साइड का है वो पूरा का पूरा वही सिस्टम है, कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है और इवेपोरेटर है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है वो कंप्रेसर को रिप्लेस करके एब्जॉर्बर लगा हुआ होता है, इसमें आपका पंप लगा हुआ है, एक रिड्यूसिंग वाल्व लगा होता है, एक जनरेटर लगा हुआ है और हीटिंग डिवाइस लगी होती है। तो दिस इज़ द वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसको भी अपन डिटेल से पढ़ेंगे कैसे काम करता है। इस पे बेस्ड भी बहुत सारे रेफ्रिजरेटर आते हैं, आजकल रेफ्रिजरेटर आने लगे हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे बेस्ड भी। हालांकि इसका COP और ये कम होते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, COP क्या होता है, कैसे काम करता है। तो दीज आर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स। बाकी जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। अभी जो है आगे बहुत सारे रह गए हैं आपकी, स्टीम जेट रह गया, थर्मो इलेक्ट्रिक रह गया, वोल्टेक्स ट्यूब रह गया, मैग्नेटिक रह गया और कंप्रेस एयर रह गया और ड्राई आइस। इन के बारे में अपन नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे।